नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में सीएम धामी का भव्य स्वागत। बंदी छोड़ ब्रह्म निवास आश्रम में 51वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मेरे सपनों का उत्तराखंड अभियान को मिला जबरदस्त जन समर्थन। अभियान में 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने भेजे सुझाव। 140 श्रेष्ठ विचारों का होगा चयन। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस भाजपा के इशारे पर नहीं चलेगी। कांग्रेस नहीं गाएगी पूरा वंदे मातरम। रुड़की कावड़ पटरी पर 4 बाइकें भिड़ी, 3 की मौत। पहले तेज रफ्तार 2 वाहन टकराए, फिर 2 और चपेट में आई। 6 घायल, 1 गंभीर। और उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से एनएच समेत 85 सड़कें बंद। आपदा में अब तक 43 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम के 51वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आशीर्वाद कार्यक्रम में उन्होंने संस्था द्वारा शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना की सच्ची मानव सेवा है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में नकल माफिया पर की गई कड़ी कार्रवाई और युवाओं को दी गई पारदर्शी नौकरियों का जिक्र किया। उन्होंने विपक्षी नेताओं के बयानों को झूठा और भ्रामक करार दिया। ये ब्रह्म निवास, ये संस्था भूरे वाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कीर्तनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है, तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप हैं जो समाज को आगे बढ़ने का और ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा मदद करके उनके जीवन को संवारने का काम करते हैं। यही परमार्थ है, यही सच्ची सेवा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू किए गए मेरे सपनों का उत्तराखंड अभियान को विद्यार्थियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रदेश भर के कक्षा 11वीं और 12वीं के 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने निबंध और सुझाव पोर्टल पर साझा किए। विद्यार्थियों ने पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, पर्यावरण और सामाजिक विकास समेत 8 प्रमुख विषयों पर उत्तराखंड के भविष्य को लेकर अपने विचार दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विद्यार्थियों के अच्छे और व्यावहारिक सुझावों को प्रदेश की नीतियों और विकास योजनाओं में शामिल करने की दिशा में काम किया जाएगा। अभियान के तहत 140 श्रेष्ठ विचारों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद का अवसर मिलेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उनसे बातचीत कर उनके विजन को सुनेंगे। अभियान में निबंध जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है कि पार्टी की ओर से वंदे मातरम का पूरा गायन नहीं किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस भी अपने केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन में उतर आया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने वंदे मातरम को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या हम भाजपा के टट्टू हैं, वो जो कहें हम वही करें। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का पालन करती है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार ही कांग्रेस अपने फैसले लेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है हम उस रास्ते चल रहे हैं। इस बार आप कहते भाजपा के लोग हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। कह देना भाजपा, कह के देखे भाजपा, हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, हम अंबेडकर के जनगण मन को नहीं मानते,
हम अम्बेडकर के बंदे मातरम को नहीं मानते। हिम्मत है भाजपा के किसी भी नेता में तो कह दे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। अब कैसे कह सकते हो भाई? जो हम वंदे मातरम में एज ए हरक सिंह रावत, मुझे तुम संस्कृत श्लोक करा लो, मुझे कथा करा लो, इनके बड़े बड़े प्रवचन वाले, एक तरफ इनके बड़े बड़े प्रवचन वाले आ जाए, एक तरफ हरक सिंह आ जाए, और जनता से पूछेंगे कि किसने जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इनके ये आ जाए और एक तरफ हरक सिंह आ जाए। प्रतिमा सिंह ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबी होने का आरोप लगाते हुए सरकार को जमकर घेरा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मानसून से पहले बैठक कर अधिकारियों को सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि शहर की अधिकांश सड़कें बदहाल हैं और जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए फुटपाथ पर लगने वाली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कैनाल रोड से लेकर विधानसभा तक सड़कों की बदहाल स्थिति का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। 1200 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च करके इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य बड़ी जोर शोर से प्रदेश की सरकार ने किया था। और आज स्थिति ये है कि जब बारिश होती है, सड़कों पे आप चल रहे हैं, नदियों में चल रहे हैं या नालों में चल रहे हैं, आपको पता नहीं होता किस तरीके की सड़क बनती है कि एक बारिश में बारिश हुई और सड़क पूरी साफ नजर आती है। तो मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। आप 15 अक्टूबर, अभी मुझे याद है मॉनसून से पहले मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी और कहा था कि मॉनसून आने से पहले सारी तैयारियां कर लीजिए, सड़कें सही कर दीजिए, नदी नालों को साफ कर दीजिए, लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? क्लेमेंट टाउन में 2 सगी बहनें नाले में डूब करके मर जाती हैं। देहरादून की इसी रोड पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और चीनी समेत जरूरी वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को विफल बताया। वहीं बीजेपी सह मीडिया प्रभारी विनय गोयल ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखा है। आम लोगों में महंगाई को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली। देश में हाहाकार मचा है। जिस प्रकार से आम आदमी की जो उपभोग की वस्तु है चीनी, उस चीनी को जिस प्रकार से सरकार की गलत नीति के कारण 20 रुपया, पिछले 20 दिन भी नहीं हुए अभी, और 20 रुपया चीनी में बढ़ गया प्रति किलोग्राम। जनता को चीनी हराम हो गई है। 44 रुपए किलो, 42 रुपए किलो जो चीनी मिल रही थी, आज वो 65 पार चली गई है। और आने वाले दिनों में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 70-75 रुपए पहुंच सकती है। ये हमारे मोदी सरकार की, इस देश की सरकार की गलत नीति के कारण। अगर आप विश्व भर में देखें तो खाने पीने की चीजों की गंभीर कमी हो गई है और उसके कारण से अनेकों स्थान पर उसके रेट बढ़े हैं। लेकिन हमारी सरकार ने देश में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। हर चीज यहाँ उपलब्ध है और मूल्य वृद्धि पर भी नियंत्रण किया है। चीनी के रेट देखो, गरीबों की तो चाय, कहावत है ना कि गरीबों की तो चाय होती है। अब वो चाय भी मोदी जी छीन रहे हैं गरीबों के मुंह से। तो इतनी महंगाई हो गई, कहाँ अभी 40 रुपए किलो चीनी और आप 60-70 रुपए पे पहुँच गई चीनी, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इतना हाहाकार मच चुका है कि लोग अब बोल रहे हैं कि बस अब मोदी सरकार से तौबा करने के लिए हुए हैं। और इस बार उन्होंने मन बनाया हुआ कि कांग्रेस की सरकार को लेके आना है। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ने इस वक्त जो है पूरे देश में जो एक नीति बनाकर पब्लिक के सामने त्राही मची हुई है, हर चीज़ महंगी हो रही है। चीनी अभी जो है 42 रुपये 43 रुपये थी, अचानक 20 रुपये बढ़ा के उसको 64-65 रुपये पहुँचा दी। पेट्रोल जो है उसमें इथेनॉल मिला के उसमें मिलावट कर रहे हैं, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, स्कूटर खराब हो रहे हैं, पब्लिक में त्राही मची हुई है। और मोदी जो है वो बिल्कुल चुप है। गृह मंत्री हर मामले में चुप है, कोई जवाब नहीं है। अगर कोई जवाब मांगता है तो वो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये उनके सामने जो बड़ी समस्या है उनको लेकर वो कभी भी देश के सामने नहीं आ रहे हैं। रामनगर में आयोजित 5 दिवसीय मिनी सरस मेले के उद्घाटन समारोह में प्रोटोकॉल
को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं को मंच पर कुर्सियां दी गई, जबकि रामनगर ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी को बैठने के लिए जगह तक नहीं दी गई। ब्लॉक प्रमुख कार्यक्रम के दौरान जमीन पर बैठी नजर आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 दिन की मेहनत के बाद अब कार्यक्रम को हाईजैक किया जा रहा है। वहीं ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि ये लड़ाई कुर्सी की नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार दिलाने की है। आजीविका मिशन के द्वारा मिनी सरस का आयोजन किया गया है। तो मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सीडीओ सर का, जिनकी वजह से आज रामनगर में छोटा सा मिनी सरस लगा है। और ये समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी बात है, जो अपना रोजगार करती हैं, जो प्रोडक्ट्स सेल करती हैं बाहर जाके। आज उनके द्वारा यहाँ पे मिनी सरस जो लगा है, इसमें 50 स्टॉल्स लगे हैं। 25 समूह की महिलाओं के हैं और क्या कहते हैं अदर विभागी हैं। ये रामनगर के लिए सौभाग्य है कि रामनगर जैसे छोटे शहर में सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला जो है आज इसका उद्घाटन हुआ, विधिवत माननीय विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया और 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये मेला यहाँ पर चलेगा। देखिए, निश्चित रूप से ये जो है सरकारी कार्यक्रम है। ब्लॉक प्रमुख होने के नाते हमें जिम्मेदारी यहाँ पे मिली थी, क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख है, मैं जेस प्रमुख हूँ। तो हमें ये जिम्मेदारी जो है अपने अधिकारियों के साथ मिलकर हमने ये जिम्मेदारी निभानी थी। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाकी जो हाईजैक करने वाली बात है वो वही लोग जाने कि हाईजैक क्या होता है, कैसे होता है, कार्यक्रमों को कैसे किया जाता है। हम तो जो है सरकार के काम को आगे बढ़ाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो हमारी महिलाएँ हैं उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए जो है ये मेला यहाँ पर लगाया। सियालदह के देघाट में कांग्रेस नेता दीपक भट्ट ने प्रेस वार्ता कर सल्ट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि डोटियाल, चंपानगर, गोलना, तामाढौन और देघाट, जौरासी समेत कई प्रमुख सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। मरीजों और प्रसूताओं को अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। दीपक भट्ट ने आरोप लगाया कि बार बार पत्राचार के बावजूद शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़कों की सुध न लेने पर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। सल्ट विधानसभा में जो सड़कों की स्थिति है दयनीय बनी हुई है। चाहे डोटियाल चंपानगर सड़क हो, चाहे गोलना तामाढौन सड़क हो, चाहे देघाट जौरासी सड़क हो, चाहे बबलिया पत्थरखोला वाली सड़क हो, और भी सल्ट विधानसभा में जितनी भी सड़कें, कोई भी सड़क जो आवागमन के लायक नहीं है। सरकार का जो है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया और गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है कि इन सड़कों के प्रति बना हुआ है। आम जनजीवन सड़कों के कारण व्यस्त है। लोग जो है कि कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर या कई किलोमीटर पैदल जाकर जो है कि इन सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण लोगों को जाना पड़ रहा है, जिससे कि जो है वृद्ध है, असहाय है और जिसका स्वास्थ्य खराब है, उसको जो है कि बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर इस सड़कों के खिलाफ जो समय समय पर हम आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी इन सड़कों की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। पूर्व में भी हमारे द्वारा चाहे कुमाऊं कमिश्नर हो, चाहे जिलाधिकारी अल्मोड़ा हो, उनको भी समय समय पर दूरभाष के द्वारा और वीडियोग्राफी के द्वारा भी हमने सूचना वीडियो भेजकर दी है। लेकिन आज भी इन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता देवबंद उत्तराखंडी ने अग्निवीर योजना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अग्निवीर से रिटायर होने वाले युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। सरकार अग्निवीर से रिटायर होकर आने वाले युवाओं को देश और प्रदेश में नौकरियां देने की बात कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा किन एजेंसियों के माध्यम से इन युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए उसको भी सार्वजनिक करे। केवल बयानबाजी करके ही युवाओं को बहलाने का काम सरकार ना करे। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना का सैन्य व्यवस्था और युवाओं के रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को 5% भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अग्निवीरों को नौकरियां देना केवल एक सपना मात्र है। देखो, सबसे पहले तो आपका सवाल बहुत बढ़िया है और मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में हमने कल विस्तृत रूप से जो हमारी कल प्रेस वार्ता हुई है उसमें हमने सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया है।
आपको बता दें, जो सरकार कह रही है कि हम इनको विदेश में भी और प्रदेश में भी नौकरी देंगे, लेकिन वो नौकरी की एजेंसी का नाम क्या है, उन्होंने किस ढंग से उन लोगों को नौकरी देंगे। हमारे तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप नौकरी देना चाह रहे थे तो आपको पता होना चाहिए था कि पहला बैच दिसंबर में, अभी दिसंबर 2026 में बाहर निकल रहा है और लगभग उत्तराखंड के 30,000 से ज्यादा लोग उसमें अग्निवीर के रूप में बाहर निकलेंगे। तो क्या आपने उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से किसी एजेंसियों को इन्वॉल्व करके उनसे बायोडाटा ले लिए ताकि वो यहाँ आकर के नौकरी पर लगेंगे? आपका तो सिर्फ ये है कि अग्निवीर को नौकरी देंगे, जब वो बाहर आएगा 1-2 महीना समाज में रहेगा तो वो उसको पता नहीं है वो किस ढंग से अप्लाई करेगा, कहाँ अप्लाई करेगा, किसको मिलेगा। तो ये सब के लिए तो आपने एक बहुत बड़ी विडंबना ये कर दी है कि जो 4 साल उसके पास अपने लिए रोजगार ढूंढने के अवसर था उसके पास, वो आपने खो दिया उसका। वो जो सरकार की देश की। देहरादून में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य केवाईसी की अंतिम तिथि 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ के अग्रवाल ने उपभोक्ताओं से असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन कई उपभोक्ताओं द्वारा प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण इसे बढ़ाया गया है। डीएसओ ने चेतावनी दी कि निर्धारित तिथि तक केवाईसी न कराने पर गैस आपूर्ति बाधित हो सकती है। उपभोक्ता अपनी गैस डिलीवरी बॉय के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर या अपनी गैस एजेंसी पर जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। लंबे पीरियड से कराई जा रही है। अभी काफ़ी उपभोक्ताओं ने नहीं कराई थी, इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की थी। इसके बावजूद भी कुछ उपभोक्ता, जेन्युइन उपभोक्ता रह गए थे, जिसका जो है इनपुट उनको मिला था भारत सरकार को, तो उसमें उन्होंने इसके लिए जो है 8-10 दिन का और पीरियड बढ़ाया है और इसे बढ़ा के अब 23 अगस्त 2026 अंतिम तिथि कर दी गई है। तो हमारे ज़िले में लगभग 7,16,000 उपभोक्ता हैं घरेलू गैस कनेक्शन वाले, जिनमें से करीब 5,66,000 लोगों ने ई-केवाईसी करा ली है और अभी भी 1.5 लाख लगभग घरेलू कंज्यूमर ऐसे रह गए हैं जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के चकलुवा स्थित पूरनपुर में भाजपा नेता मनोज पाठक ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास पर संवाद किया। ग्रामीणों ने सड़क, मूलभूत सुविधाओं और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर अपने सुझाव रखे। मनोज पाठक ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि कालाढूंगी का विकास ग्रामीणों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने बेहतर सड़क परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ युवाओं के रोजगार, किसानों की आय, पर्यटन और महिला स्वावलंबन पर जोर दिया। बहुत श्रेष्ठ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और जिस आत्मीयता से हमारी चर्चा हुई, इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कालाढूंगी विधानसभा के प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर किया जाए, और इस सब के लिए मैं धन्यवाद भी अदा करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मैं उनके पास जाने वाला हूं और उनसे आग्रह अनुग्रह भी रहेगा। और बहुत उत्तरकाशी यमुनोत्री विधानसभा की विकास योजनाओं में कथित उपेक्षा और जिला योजना में भेदभाव के आरोपों को लेकर शुक्रवार को उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में जमकर सियासी गर्माहट देखने को मिली। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल हजारों समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक ने आरोप लगाया कि जिला योजना में यमुनोत्री विधानसभा के साथ विकास कार्यों को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल समेत कई जरूरी विकास कार्यों के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही है। और आज भी हमारे लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा यमुनोत्री का जनमानस रोड पे उतरकर यहाँ पर आया है। अगर इसका संशोधन नहीं होता है तो मैं यहीं धरने पे बैठूंगा। 4 साल हो गए, अभी तक हमें कोई निधि नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या चाहते हैं आप? गांव का विकास चाहते हैं। उत्तराखंड के रुड़की में तेज रफ्तार 4 बाइकों की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई, 6 युवक घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।
मृतकों की पहचान बिजौली निवासी अयान, रहमतपुर निवासी राजू और रहमतपुर निवासी राजीव के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे की है। रुड़की और बाजूहेड़ी के बीच कावड़ पटरी रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें पीछे से आ रही 2 अन्य बाइक भी हादसे की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं और युवक सड़क पर गिर पड़े। बाइकों के हिस्से भी सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बड़ी संख्या में राहगीर जुट गए। बाजपुर के तेलीपुरा क्षेत्र में नहर की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ सिंचाई विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने नहर के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। वहीं ग्रामीणों ने कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए कहा कि नहर के दूसरी तरफ भी सिंचाई विभाग की जमीन पर खेती की जा रही है, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग पर विभाग ने जमीन चिन्हित कर जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इसमें इन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए और चिन्हीकरण करके बताने के लिए हमसे कहा गया था। तो हमने 14 तारीख को 14 अगस्त 2026 को लेटर लिखा था। इसमें हमने एक संयुक्त टीम को गठन करके यहाँ पर चिन्हीकरण करने का कार्यक्रम किया था। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग की टीम, सिंचाई विभाग की टीम और पुलिस विभाग को हमने इसमें सम्मिलित किया है। हमने आज दिनांक को नहर के जहाँ पर मेन रोड है वहाँ से लेके यहाँ राम सिंह के घर तक जो भी मतलब मुख्य चीजें हैं उनको चिन्हीकरण करके हटा दिया है। सिंचाई विभाग काशीपुर से एडीओ साहब आए थे और ये सारी की सारी एक तरफा कार्रवाई हुई है। जो दूसरी साइड की कार्रवाई होनी थी वहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया और यहाँ सब कह रहे हैं जी दूसरी साइड की हमने एप्लीकेशन दी थी एडीएम साहब के लिए, उस साइड में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो करेंगे अगली खबर का प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत हरिद्वार में जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। रोशनाबाद स्थित खेल विभाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिले भर से खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपना हुनर दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय ट्रायल में शुक्रवार को बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। योजना के तहत अलग अलग आयु वर्ग में कुल 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें प्रोत्साहन के लिए मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। खिलाड़ी भी चयन के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये जितने भी ब्लॉक स्तर से नगर निगम नगर पालिका से जो बच्चे चयनित होकर आए हैं, क्वालिफाई होकर आए हैं, उन बच्चों का यहाँ पे आज ट्रायल चल रहा है। इसमें आज वॉलीबॉल, फुटबॉल, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस का आज ट्रायल चल रहा है। इनमें से जो बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन होगा। वो 200 बच्चे हमने टोटल लेने हैं सारे गेमों से, जिनको 2000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी और 10,000 रुपये एक मुश्त धनराशि इनको उपकरण के लिए दिए जाएंगे। हमारा जो गेम है हमारा ताइक्वांडो गेम है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ट्रायल हो रहे हैं। हमारा पहले 800 मीटर हुआ, 800 के बाद हमारा उधर वो शटल रनिंग हुआ, फिर स्प्रिंट हुआ और अभी हमारा बॉल का हुआ। मेरे मुख्यमंत्री हैं और उनके उससे हमारे 2000 रुपये आएंगे और उससे हमें बहुत सहायता होगी कि जैसे हम अपना डाइट या कुछ भी हम अपना ले सकते हैं। और इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि खिलाड़ियों के लिए उन्होंने इतना अच्छा कर रखा। और इस सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।